अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नवीद रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। तो आज 5 मई 2024 संडे का दिन है। तो नेक्स्ट जो वीक इंशाल्लाह मार्केट का अगला हफ्ता है, उस पर मैंने अपनी कोई थोड़ी सी ओपिनियन रखनी थी आपकी खिदमत में। तो ख़बरें भी पॉलिटिकली क्या है और इकानमी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अभी एक डेलीगेशन 50 के लगभग सऊदी अरेबिया की मैं ख़बर सुन रहा था। तो साथ ही कुछ मुख्तलिफ पॉलिटिकल्स लीडरान जो है मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके कुछ कमेंट्स में अभी जियो न्यूज़ से क्या क्लिप्स मेरी नज़र से गुजरा तो मैं सुन रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना, कल मंडे भी है तो उस पर बात की जाए। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। कोशिश करते हैं कि कोई सम अप करें अगला पूरा एक जो हफ़्ता है। मैंने कुछ स्टॉक भी शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो ऑलमोस्ट मार्केट करेक्शन ले चुकी है और थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ अपने जो चैनल्स के ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं गार्डनिंग से रिलेटेड और कुछ लाइव सेशंस है मेरे कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड, उस पर मैं काफ़ी काम कर रहा था। तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बनाएं और मौका भी है क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट करेक्शन ले चुकी है। तो मार्केट ने जो करेक्शन, मैंने आपको 70,000 का स्टॉप लॉस बोला था कि नीचे और ओवर बॉट एरिया में मार्केट थी। 73,300 का हाई लगाने के बाद डेफिनेटली एक मार्केट ने करेक्शन लेनी थी। रोल ओवर वीक का भी चल रहा था, मंथ एंड हो रहा होता है तो सेलिंग आती है। तो उस हिसाब से भी कुछ मामला थे जो लग रहा था कि मार्केट ने करेक्शन लेनी है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पॉलिटिकली जो मैं बात करना चाह रहा था, जो मैंने आज स्टेटमेंट सुने हैं, बहरहाल एक इन्वेस्टमेंट्स है अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, पहले उनके कोई एग्रीमेंट्स हुए तो रबी गालबन फिर उनका कोई डेलीगेशन आया है। कम बेश 50 के लगभग ताजर हैं। तो उनका जो आया है वक्त, उस पर भी बात करते हैं। और फिर जो मैंने क्लिप सुना है उनको सामने रख के कोई सम अप करने की कोशिश करते हैं कि अगला हफ्ता किस तरह हो सकता है। तो न्यूज़ में जहां मैं सुन रहा था एक न्यूज़, क्योंकि कुछ तो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट थे जो रवायती स्टेटमेंट्स होते हैं, यूँ होना चाहिए यूँ ना। एक वो जो मेरे जहन में बैठ की पॉइंट, वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के एक कोई उनके लीडर थे जिनका स्टेटमेंट मेरे कानों में पड़ा है कि जी जमहूरियत जब तक सियासी पुख्तगी नहीं होगी मीशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। और साथ इंग्लैंड का कोई ये मेयर है गालबन, तो वो भी वेलकम कर रहे थे जो माशी लिहाज से जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर डालो कि शायद इस तरीके से नाम से जो जियो का कोई मुहिम थी, तो वो भी मैंने सुनी। तो बहरहाल कुछ तो रवायती थे। तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की लीडर के किसी पार्टी की तरफ से, मैं उनका पार्टी का बयान कह लें या उनके किसी लीडर का मौक़िफ़ है, और काफ़ी अरसे से वो नज़र आ रहा है कि वो अब इमरान ख़ान के पलड़े में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बैलेंस करने का तवाज़ुन जो सियासी अखाड़े में जो मामलात होते हैं उनको बैलेंस करने के तरीके हैं। तो उस हिसाब से जो स्टेटमेंट उनका मुझे लगा फजल रहमान साहब का, वो यकीनन उनकी लीडर का, मैं बार बार फजल रहमान कह रहा हूँ तो वो इस सेंस में कह रहा हूँ कि बहरहाल उनकी पार्टी की तरफ से उनका मौक़िफ़ आलमोस्ट यही है कम बेश कि अब जो रिगिंग हुई है, जो मामलात हैं ये इतने अरसे से चले आ रहे हैं, अब नहीं होना चाहिए और आगे का कोई लाएमल तय करना चाहिए। और मैं भी यही काफ़ी अरसे से अपने इस चैनल पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सियासी पुख्तगी जब तक नहीं होगी तब तक माशी पुख्तगी नहीं होगी। अभी जो पीछे एक स्ट्रॉन्ग छुपे हुए हाथ कह लें, गायबी हाथ कह लें, वो इस मीशत को लेके चल रहे हैं, वही ताजरों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल उनका एक रोल है। तो वो दे रहे हैं सिक्योरिटी और उन्होंने इन मोरों को भी आगे रखा हुआ है। तो मामलात चल रहे हैं। तो बहरहाल जब तक लॉन्ग टर्म में मामलात सेटल नहीं होंगे और एक कोई क्लियर ट्रैक्स वाज़ह नहीं होगा, सियासी लिहाज से मामलात सेटल हो के कुछ दस्तावेज़ी शक्ल में नहीं आएंगे, तब तक यकीनन ये मामलात कशमकश में रहेंगे। तो एज़ आ इन्वेस्टर, एज़ ए मामूली सा एक जो कॉमन मैन की हैसियत से अगर मैं अपनी कोई एनालिसिस रखूँगा तो वही मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। जो लर्नर हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो यही है कि अब आपने शॉर्ट टर्म में अगर देखना है तो एक करेक्शन मार्केट ले चुकी है। मैंने लाख तक की बात की है काफ़ी वीडियोस के अंदर, इंडेक्स लाख, और अल्लाह करे कि लाख तक जाए। और बज़ाहिर मामलात जिस तरीके से सुलझाए जा रहे हैं, वो लग रहा है कि इंशाल्लाह मार्केट एक लाख को भी अबूर करेगी और सस्टेन करेगी। अब इसमें हम ये बात नहीं कह सकते कि ये सब कुछ आर्टिफिशियल हो रहा है। बहरहाल बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है।
इसको वेलकम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और किसी भी तरफ से कोई खैर की एक बात आती है, एक सुलह सफाई वाली, तो यकीन उसको वेलकम करना चाहिए। तो ये स्टॉक एक्सचेंज अब मुझे नज़र आ रहा है कि बहरहाल गायब का इल्म तो उस ज़ात करीमी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने भी जो मामलात और जो बातें बताई हम तक, यकीन अल्लाह ही की तरफ से उनको वो वारिद की गई हैं। तो इंसान तो तज्ज़िया करता है, मुस्तकबिल के बारे में राय कायम करता है, तो यकीनन कुछ अल्लाह की तरफ रुजू करके करता है। तो मैं अगर आप एक कॉमन मैन से, एक बड़े सिंपल गुनहगार इंसान की तरह देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर आएगी और ये मामलात आगे सही से बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, तो मार्केट भी चलेगी। और यकीनन फिर आम जो बंदा है, कॉमन मैन है, वो इससे इस्तेफ़ादा करेगा। अभी हबको की बात आती है, टेली है, इमेज है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, एयर लिंक्स हैं। इनको मैंने अभी नोट किया है, इनके एक नोटबुक के ऊपर कुछ मैंने इनकी क्लोजिंग देखी हैं और पिछली कुछ वीडियोस में मैं इनको वॉच भी करता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं। अब मार्केट अगर क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है KSE 100 इंडेक्स ने, इसकी जो 71,902 और इसका हाई लगा था 1244, ये फ्राइडे का हाई लगा है। और साथ साथ हाई, ये इसका क्लोजिंग है, और हाई जो इसका लगा है वो 71,986, ऑलमोस्ट इसी के आसपास मार्केट ने शाम के टाइम काफ़ी बाइंग आई है, क्लोजिंग टाइम में दूसरे सेशन में भी। और 1328 पॉइंट मार्केट प्लस हुई है। और लो जो था वो 70,671, मतलब वही जो फाइनल स्टॉप लॉस रखा गया है 70 का, मैंने वो बोला था। और काफ़ी पंडित जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं उनके भी मैं तजिए सुनता रहता, तो वो 70,000 इसी की बात चल एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और 70,000 के आलमोस्ट करीब करीब जाके 70,500 के लगभग इसने करेक्शन सपोर्ट ली है, जो कि आलमोस्ट आप देख लें इसमें कम बेश 2,500 का पॉइंट्स का एक रूम क्रिएट हुआ है कि अपर लॉस हाई की तरफ देखें लोग। तो ये इतना अच्छा एक एरिया है कि इसमें मार्केट्स अगर साइड अवेज में भी रहना चाहे कुछ दिनों के लिए तो रह सकती है। तो अब आप लोगों ने अगर डे ट्रेडिंग करनी है और पूरा वीक अगर देखना है, जैसे मैंने थंबनेल में भी रखा है कि जी अगला हफ्ता कैसा रहेगा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, तो उसमें आपने हैवी वेटी स्क्रिप्ट हैं जो मार्केट को डेली बेसिस पे भी ऊपर उठाते हैं और नीचे भी गिराते हैं, उनको आप देखें। कोई एक दो मैं बता देता हूँ, आप अपने तज्जिए के तौर पर भी देख सकते हैं। छोटे स्टॉक अगर आपने देखने हैं जिनकी अगर आपकी स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है या बड़े स्टॉक में रिस्क आप समझते हैं, डेफिनेटली बड़े स्टॉक में रिस्क होता है, मगर एक हैवी वेटी स्क्रिप्ट है या फिर ब्लू चिप्स कंपनीज़ हैं तो उनका फिर बहरहाल एक होता है कि वो जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर हबको है, अब हबको ने 142 का हाई लगाया था और हबको के कुछ शेयर्स मेरे पास थे। अब ट्रेडर मुझे वही ट्रेडर हैं जिन्होंने मुझे राम कहानी का बोला था, बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, उनके साथ 4 साल से मैं चल रहा हूँ। तो फिर उनसे मैंने दोस्ती भी की और उनसे मैंने टेलीफोनिक मेरा फिर उनके बातचीत होती रहती है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी वो उनका एनालिसिस भी हैं। तो उन्होंने हबको को मुझे बोला है कि हबको आप निकाल दें, मैंने नहीं निकाला क्योंकि वो ज़्यादा अर्निंग की जो ग्रीड होती है वो मेरे साथ क्या सभी के साथ होती है। मैं जब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ग्रीड्स का इशू ये सबके साथ होता है। तो आप इसको ग्रीड कह लें या होल्डिंग पावर कह लें, जब आप समझते हो कि मेरा स्टॉक ऐसा है कि ये ऊपर जाएगा तो फिर आप होल्ड करते हो, तो 2-4 पे 10 अगर नीचे गिर जाता है तो वो कोई वक्ती तौर पे इशू नहीं होता। तो हबको मैंने जहाँ 142 पे मुझे सेल करने की अपॉर्चुनिटी 2 से 3 दफ़ा मिली, मैंने नहीं सेल किया और वही आपको 132 पे आ गया। तो आप सोचें कि फिर वो मेरे इस कैपिटल का क्या हाल हुआ होगा। तो बहरहाल अब हबको ने फिर रिकवरी भी की क्योंकि मार्केट ने जब करेक्शन ली है तो ये एक इनिशियल इसकी सपोर्ट बनती जा रही है। जब ये 132-35 पे हाई टच कर रहा था और रेजिस्टेंस 138 के लगभग आ रही थी, तो ये 128 तक जा रहा था। अब 142 इसने हाई लगाया है, तो अब नीचे का जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 132-31, फाइनल स्टॉप लॉस अगर बोला जाए तो आप 130 रख लें। तो 130 से ऊपर आप इसको बाई करेंगे तो ये 10 रुपये आपको बड़े इजीली दे सकता है। और 9 तारीख को इसने एक्स भी होना है, डिविडेंड आल दो इसने कम दिया है, इसी वजह से उस दिन सेलिंग आई थी जिस दिन मैंने वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो मैं उसको होल्ड करना चाह रहा था क्योंकि उस टाइम 142 से ऊपर 147 तक ये जा सकता था।
तो आपने ये स्ट्रेटजी अपनानी होती है। जब आपको रिजेक्शन आ रही है, प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस कोई आपका स्टॉक शो कर रहा है, तो आप फ़ौरन से उसको एग्जिट करें। भले आप मार्केट किसी भी सिमत में जा रही है, आप उसमें से उस सेंस में अगर आप वक्ती तौर पर निकल लें, तो फिर अगर पैनिक आता है या फास्ट एक उसके अंदर बाइंग आती है, तो फिर आप किसी दूसरे स्टॉक के अंदर रैली को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो कि मुश्किल है, मगर ये है कि आपने सरमाए को संभालना भी होता है, और आपने फिर डिप्स के ऊपर बाय और हाई लेवल के ऊपर सेल करनी होती है। ये एक स्ट्रेटजी किसी भी इन्वेस्टर की होती है, और आपने अगर मार्केट में रहना है और अर्न करना है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब भी अगर कोई नहीं कमा सकता, तो ये फिर यकीन कीजिए उसी ही का दोष है, उसी की कोताही गफलत है। अब आप किसी सिस्टम को, किसी इदारे को, या किसी भी पॉलिटिकल एंगल से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मार्केट से अर्न नहीं किया जा रहा है, या मार्केट में कुछ ख़ास लोग पैसा बना रहे हैं। ये चीज़ अब थोड़ी सी कम होती जा रही है, क्योंकि बहरहाल अब वॉल्यूम भी आ रहे हैं, और जितने ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं इतनी बिजनेस एक्टिविटी होती है, और एक इन्वेस्टर का बाय भी करता है, और नया इन्वेस्टर उसके अंदर बाय कर सकता है, और जो ऑलरेडी जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकता है। तो ये हबको हो गया। अब हबको ने 142 को क्रॉस करना है, तो डेफिनेटली इसने 150 तक जाना है, और अगर 142 के करीब करीब आपको रेजिस्टेंस शो करता है, तो फिर आप इसका प्रॉफिट बुक करें। तो आप जब नीचे अगर 132 30 तक 31 तक मिलता है, तो आप इसको बाय करें। ये आपका से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी अगले हफ्ते में होनी चाहिए। किसी भी 5 दिन जो वर्किंग डेज़ हैं, आपने ये मूव देखिएगा, और फिर इंशाल्लाह कमेंट्स भी कीजिएगा। फिर मैं इसी वीडियो को सामने रख के फिर मैं आगे भी बात करूँगा। हबको के बाद टैली है। टैली भी एक अच्छा स्टॉक है, जो कि मार्केट को ऊपर उठाता भी है, और मार्केट जब पैनिक लेती है तो गिरता भी है नीचे। अब ये ऊपर का हाई लगाने के बाद अब ये फिर इसने करेक्शन ली थी, और 8.5 के आसपास है, 8.33 उस दिन इसने क्लोजिंग दी है। तो इसको भी आप ना डे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपने होल्ड करना है, तो ये आई थिंक 9.5 रुपये के करीब 9.45-48 तक आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है, तो 9 रुपये के करीब भी इसको कल आप बुक कर सकते हैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट अपना। और 8.3 या 8.20 या 8.10 या फिर 8.50 से ऊपर अगर है, तो 8.50 के ऊपर बाई करें, और 9 के करीब इसको प्रॉफिट को बुक करें। थर्ड जो स्टॉक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले दिनों में मैंने अपने ट्रेडर के कहने पे इसको बाय किया था, और बड़ा अच्छा मैंने इसके अंदर फिर वो प्रॉफिट अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अर्न किया था। मैंने ऑल दो इसमें से निकल गया था, मगर अब ये मेरी नज़र में है, अब ये मेरे पोर्टफोलियो में लिस्ट में मेरा ये शामिल होता है, तो उसको मैं वॉच करता हूँ। इमेज ने क्लोजिंग दिया 14 रुपये के आसपास। अब ये जब मैंने फर्स्ट टाइम इसमें बाइंग की थी, तो 12.70-80 और 12.88 इस लेवल पे मैंने बाइंग की थी। 70 पे मुझे मिल रहा था, आप 12.70 में बाई नहीं कर सका था। आप इसको 12.7 का एक जो ना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या ये वहाँ तक डिप ले सकता है किसी भी टाइम, और अगर वहाँ से भी नीचे गिरे तो डेफिनेटली फिर आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी, वो एग्जिट लेवल होगा, क्योंकि फिर नीचे की तरफ इसका एक डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, और फिर उसमें से आपने निकलना है, और वो वहाँ एक नया अपना वो एक रीजन क्रिएट करता है स्टॉक। अपर साइड पे फिर इसका टारगेट बहुत अच्छा टारगेट जो बताया गया मुझे, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि ऊपर का इसका पहले मुझे 19 रुपये का बताया गया था, अब ये 22 तक है। तो अब आपने ये नहीं है कि आपने होल्ड किए रखना है, आपने अगर 14 रुपये के पास बाय करते हैं, तो 15 रुपये प्रॉफिट बुक करें। अगर आप शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टर हैं, 15.50 के करीब आप 40 से 15.40 15.5 इसके करीब आप ना इसको प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म्स आपका टारगेट होना चाहिए। 15 से ऊपर जब सस्टेन कर दे, क्लोजिंग कर दे, तो फिर डेफिनेटली फिर आपने उसको वॉच करना है, और आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट सेल, या आपने जब ऊपर जाए तो बेचें और नीचे जाए तो आप इसको एवरेज करें। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए इमेज के हिसाब से, और ये आपको 22-20 रुपये तक लेके जा सकता है, और आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हैं। इमेज के भी बात होगी। PPL का मैंने जस्ट नोट किया है, रिफाइनरी सेक्टर को इतना ज़्यादा भी मैं नहीं वॉच कर रहा था, या ओवरऑल हैवी वेटेज है, ये ब्लू चिप कंपनी है, और ये मार्केट को रन करती हैं। इनका मुझे इंडिकेटर्स के टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से इसका मैंने हाई और लो जो है वो मेरे जहन में नहीं है,
तो बहरहाल ये भी एक अच्छा है। अब इसने अपर लाग लगाया था PPL ने 125.05। इसको भी आप बात करें मगर और अपने अगर एंट्री लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, मगर ये आपने किसी भी साइट को करके इसके टेक्निकल एनालिसिस को देख के कि कहाँ ये सपोर्ट ले रहा है, कहाँ इसके रेजिस्टेंस है, वो लेवल देख के आप इसमें लें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो ये भी आपको अच्छा देगा। लास्ट वन जो है वो काफ़ी फेवरेट पिछले दिनों में मेरा रहा है, ऑल दो इसमें से मैं निकल चुका हूँ, मगर इसका टारगेट मैंने आपको 100 बताया था और ये 82 के लगभग जाके फिर इसने करेक्शन लिया है और ये अब चल रहा है 72.55 पे इसने क्लोजिंग दी है लास्ट वर्किंग डे को, और 3.64 जो इसने वो पॉइंट्स ऊपर हुआ है, 3.6 रुपये का इसमें इजाफा हुआ कीमत में, और ये 72.55 पे क्लोजिंग हुई है। एयर लिंक को अब आप अगर आपने बाय करना है तो डेफिनेटली फिर आपने 70 का स्टॉप लॉस रखें, 72 पे अगर आपको मिले, 73 पे मिले तो आप 74 पे भी मिले तो आपने 80 के करीब प्रॉफिट बुक करें। और मार्केट अगर शार्प ऊपर की तरफ जाती है और सस्टेन भी करती है घंटा 2 घंटे, तो ऐसे स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं यकीनन। फिर ये अगर 82 रुपये को तोड़ेगा तो फिर इसने 85-90 की तरफ जाना है, 90 से फिर इसने 100 की तरफ जाना है। यही वो स्टॉक हैं जो उन्होंने अगले आने वाले दिनों में मार्केट्स को एक सहारा भी देना है और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना है। और अगर करेक्शन आती है तो इस तरह के स्टॉक में भी यकीनन नीचे की तरफ गिर सकते हैं, मगर एयर लिंक जैसे आपको है, मैंने आपको बताया ये ऐसे स्टॉक है कि 132 पे आपको, और ये गालबन इसका लास्ट आप लो देख लीजिएगा 64 या 62 के आसपास इसने अगर लो लगाया है 64 के आसपास, तो आप अगेन आप 64 को वाच कीजिएगा। और अगर मार्केट शार्प डिप लेती है तो ये 64 को तोड़ के फिर 55 के आसपास या 60 के आसपास आपको मिल सकता है, तो फिर आप वहाँ इसको बाई करें और होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ये 20 से 25 रुपये आपको आने वाले किसी भी टाइम में दे सकता है। तो ये था मेरा एक एनालिसिस स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। अभी आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, साथ इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैर वफ़ियत से हों और अल्लाह ताला इस मुल्क को भी कायम और दायम रखे। मेरा जो चैनल्स है उससे के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि जो प्ले लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है, स्टॉक एक्सचेंज है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात अगर करता हूँ तो वो करंट अफेयर्स में आपको वीडियो मिल जाएंगे। कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया में मगरब की नमाज के बाद कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ज़रा अच्छे तरीके से रन करूँ, तो लाइव मैं उस सेशन में आता हूँ। साथ साथ गार्डनिंग के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस में बना रहा हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो मेरे बॉर्डर पार्स इंडिया से भी कुछ लोगों के साथ मैं भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अजीत भाई हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से गार्डनिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं अपने चैनल्स को इस तरीके से चलाना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कम्युनिटी मेरी जब जैसे जैसे मेरे साथ वाबस्ता होगी मुख्तलिफ लोग, तो इंशाल्लाह यकीनन मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात भी करनी है। पोइट्री भी मेरा एक शौक़ है, उस पर भी मैं बात करता हूँ, अपनी पुरानी पोइट्री है वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आप प्ले लिस्ट पर जाके ज़रूर देखें। गार्डनिंग से रिलेटेड अगर कोई टेरेस गार्डनिंग जो है प्लांट लगे होते हैं उससे ऊपर अगर आपको कोई दिलचस्पी है तो वो देखें। लाइव सेशन में आना है तो ज़रूर शामिल हो। तो ये सारी एक मेरी एक्टिविटीज़ इस चैनल्स की हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा आखिर में ये भी आप लोगों से दरख्वास्त कर दी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने किया है उनको मैं वेलकम कहता हूँ। पिछले दिनों में काफ़ी मेरे पास सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, तो उनको भी मैं वेलकम कहता हूँ। कोशिश करूँगा कि आप लोग जब कमेंट्स करेंगे तो आपके मजाज के मुताबिक अपनी वीडियो बना सकूँ। तब अगली किसी वीडियो के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।